वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, निबंध लेखन की हमारी श्रृंखला लगातार चल रही थी और हिंदी निबंधों का क्रम थोड़ा आगे चला गया था। जो अंग्रेजी वाले हैं वो पीछे रह गए थे, लेकिन अंग्रेजी वाले निबंध भी आपको लगातार मिलेंगे। उसमें कुछ के वीडियोस आपको मिल चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, उन्हें भी दे दिया जाएगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, मतलब बराबर बराबर दोनों में इससे दिए जाएंगे। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, बस इतना ही उद्देश्य है। अब इसमें देखिए, ये जो टॉपिक है ये है स्वस्थ रहने का अधिकार। तो आपने अभी तक मौलिक अधिकार पढ़े हैं, ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, राज्य व्यवस्था में आप पढ़ते हैं पॉलिटी वाला जो सेगमेंट है। अब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है ये भी अधिकार, क्योंकि मनुष्य जो है उसके मौलिक अधिकार में स्वस्थ रहने का अधिकार ये शामिल होगा ही होगा। जैसे जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, वैसे ही अच्छे स्वास्थ्य का भी हक नागरिक के पास है। तो ये एक तरह का मौलिक अधिकार ही है, मतलब उसी में आता है, अलग से डिफाइन भले न किया गया हो लेकिन उसमें सम्मिलित है। अब यहाँ स्वस्थ रहने के अधिकार की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, तो उसके पीछे रीजन है महामारी, जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है। हालांकि अब जो स्वास्थ्य संगठन है वो कह रहे हैं कि ये पेंडेमिक इंडेमिक बनने वाला है, लेकिन वो इंडेमिक बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बाद की बात है। कब वो यू टर्न ले लेगा ये कोई नहीं जानता है। तो अब अभी जो स्थिति है उसमें स्वस्थ रहने का अधिकार ये हर नागरिक के साथ जुड़ जाता है। ये पहले जो चीजें थी उसमें भी जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसकी ज्यादा चर्चा है। तो यहाँ देखें कि इसका प्रारूप कैसे बनाया जा सकता है। प्रारूप में सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है, और स्वास्थ्य क्या है अगर आप नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सबको पता होता है, तो आप सीधा सीधा इसी पर आ जाइए कि स्वस्थ रहने का अधिकार क्या है, मतलब ये टॉपिक असल में है क्या, और उसके बाद चर्चा में क्यों है ये बताइए। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित कौन कौन से प्रावधान पहले से बने हुए हैं उसको दर्शाना आवश्यक है, क्योंकि उसको दिखाए बिना हम समीक्षा नहीं कर पाएंगे कि क्या स्थिति है और कितना सुधार चाहिए। इसके बाद चुनौतियां क्या है और आगे की राह क्या है, यही सब है। आगे की राह मतलब यहाँ पे आपको कंक्लूजन देना है और अपनी ओर से कुछ सुझाव देने चाहिए, जैसे कि आप इसमें अच्छे स्वास्थ्य, नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कदम क्या होने चाहिए, या नागरिकों को निजी स्तर पर क्या करना चाहिए, ये सब सुझाव दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसे। अब यहाँ देखें, इसकी जो प्रस्तावना है उसमें स्टार्ट किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के हिसाब से किसी भी मनुष्य के, मतलब कोई भी मनुष्य हो, उसके संतुलित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा आर्थिक दशा को स्वास्थ्य माना जाता है। अब देखिए, वैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई रोग बीमारी नहीं पकड़ा है तो हम स्वस्थ हैं, हमारा स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है, खाते पीते हैं बढ़िया, सुबह शाम बढ़िया भोजन ले रहे हैं और अपना जो दैनिक काम है उसको अच्छे से कर ले रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, कभी महीने 15 दिन में एक आध बार जुकाम बुखार हो गया तो हो गया, तो हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। लेकिन स्वस्थ का या अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या है? आपका शारीरिक स्वास्थ्य सिर्फ संतुलित नहीं हो, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो और सामाजिक दशा आपकी अच्छी हो और आर्थिक दशा अच्छी हो। क्योंकि अगर ये दोनों बढ़िया रहेगा भी, ठीक है, मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से आप एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर सामाजिक दबाव और सामाजिक जो भेदभाव है वो डाल दिया जाए, मतलब आपके ऊपर थोप दिया जाए, और आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो गड़बड़ा जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आदमी जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो धीरे धीरे शरीर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मन से ही, मतलब दिमाग से ही शरीर संचालित होता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो WHO की ये जो डिफिनीशन है ये काफी ज्यादा बड़ी है, विस्तृत है। अब यहाँ देखें, एक चीज बताई गई है कि स्वास्थ्य व्यक्ति का अनमोल धन होता है, तो ये तो सभी जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। इसको आप ना लिखना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये जो परिभाषा है ना सिर्फ इतना ही डाल दीजिए, वही काफी। अब देखिए, स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और स्वस्थ व्यक्ति से ही एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है, और नागरिक ही जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश कैसे स्वस्थ रह सकता है, मतलब कैसे विकसित हो सकता है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री पब्लिक हेल्थ मॉडल के कार्यान्वयन की घोषणा किए हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के अधिकार के साथ साथ WHO के सुझाए गए जो निवारक, प्राथमिक और उपचारात्मक देखभाल के उपाय हैं उन पर जोर देने का जिक्र है। तो इस तरह का अगर कोई कदम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही जो परीक्षा है वही आपको देनी है, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा, मतलब ज्यादा नजदीकी हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखें, इसमें एक चीज और कही गई है जिससे स्वास्थ्य के अधिकार के साथ साथ, ये तो हमने देख लिया कि उपचारात्मक देखभाल और उपाय जो है उस पर जोर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु और सभी नागरिकों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच, मतलब सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है।
और यह योजना राज्य में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए वार्षिक चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराएगी। तो इस तरह का डाटा आप यूपी गवर्नमेंट का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राजस्थान का यहाँ लिया गया है तो राजस्थान वाला आप ना लें, ठीक है। राजस्थान का एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हैं, हालांकि नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो कोई भी राज्य इस तरह का कदम उठा रहा है तो प्रशंसनीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पर्याप्त मात्रा में प्रयास किए हैं, तो आप उसको उठाइए। अब इसके बाद आप देखें कि भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान समिति जो है उसने मरीजों के अधिकारों के साथ साथ सेवा प्रदाताओं के लिए राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मानकों की स्थापना की सिफारिश की है। जो सेवा प्रदाता है, सिर्फ जो सेवा लेने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं की बात नहीं की जाएगी, जो सेवा देने वाली संस्थाएं हैं या व्यक्ति हैं उनका भी खुशहाल होना आवश्यक है, तो उनके हितों के लिए। अब इसके बाद आप देखें नीचे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के हिसाब से स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है। अभी जो आप राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची पढ़ते हैं ना, उसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उसमें भी पूरी तरह से नागरिकों के वेलफेयर पर ही, मतलब राज्य को ऐसे कायदे बनाने चाहिए या नियम बनाने चाहिए जिससे नागरिकों का कल्याण हो। तो ढेर सारे नीति निदेशक तत्व दिखाई देते हैं वहां पर, तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो अच्छा स्वास्थ्य है उसका उल्लेख दिखाई देता है। मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड भले ही ना दिखे, लेकिन उसमें जो बातें कही गई हैं उनका जो इशारा है वो इसी तरफ। अब इसके बाद आप देखें ये राज्य सरकार का विषय है, मतलब निर्णय लेने के मामले में राज्य स्वतंत्र होते हैं। हालांकि केंद्र सरकार भी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बड़ा प्रयास तो केंद्र ही करता है। जब भी कोई बड़े स्तर का प्लान बनता है या योजना लागू होती है तो उसमें जो पहली पहल होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है, उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं वो उसमें जुड़ती जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रयत्न करती है, लेकिन अभी भी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, क्योंकि संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सीधे सीधे नहीं माना गया है। यही बात है, यहाँ पर घुमाकर माना गया है। मतलब ये शब्द जो है, असल में कानून की जितनी भी किताबें होती हैं वहां शब्दों का बड़ा महत्व होता है। अगर वो शब्द संविधान में कहीं लिखा नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे, भले ही वो इनडायरेक्टली कहा गया हो और बाद में उसको अमेंडमेंट करके जोड़ना पड़े उसी शब्द के रूप में। लेकिन अगर वो घुमावदार लहजे में कहा गया है, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करके दूसरे ढंग से अपनी बात को कहा गया है, तो उसको नहीं माना जाएगा। तो यहाँ जो स्वास्थ्य का अधिकार है या स्वस्थ रहने का अधिकार है नागरिकों का, इसको प्रत्यक्ष तौर पर मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। छिपा हुआ है अंदर, लेकिन जाहिरा नहीं है। और जब जाहिरा नहीं है तो यहाँ कोई बाध्यकारी उसके लिए है नहीं, मतलब बाध्य नहीं है उसके लिए। अब इसके बाद देखें, आजादी के 70 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और आज तक स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया। हालांकि कुछ बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ पर कुछ प्रावधान भारत सरकार के द्वारा या भारत में वर्णित है। जैसे कि आप देखें यहाँ एक चीज, भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा, यानी जो 1948 का वो है, उसके अनुच्छेद 25 का हस्ताक्षर करता है, जो कि भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य जो आवश्यक सामाजिक सेवाएं हैं उनके माध्यम से मनुष्यों को स्वास्थ्य कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है। तो यहाँ जो WHO का, माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र के साथ जो भारत ने प्रतिबद्धता जाहिर की है, तो उसमें स्वास्थ्य का उल्लेख है, और ये भी एक बड़ी बात है। इसके बाद आप देखें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, अब देखिए यहाँ ये अनुच्छेद 21 क्या है, ये मौलिक अधिकारों के ही दायरे में आता है ना, लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। यहाँ ये स्वास्थ्य शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए बाध्यकारी कोई चीज नहीं दिखाई देती है। तो ये इनडायरेक्टली कहा गया है, जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हक है, जो कि एक स्वस्थ गरिमामय जीवन की गारंटी देता है। किस तरह का जीवन? स्वस्थ और गरिमामय। तो यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा आ गई आराम से, WHO ने जो परिभाषा दी थी वो परिभाषा दिखाई दे रही है, भले ही डायरेक्टली ना। अब इसके बाद आप देखें कि और कहाँ उल्लेख संविधान में दिखता है। तो संविधान का जो भाग 4 है, मतलब DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, उसमें अनुच्छेद 38, ये जो डाटा है ना, मतलब अनुच्छेद का आंकड़ा है, इसको अगर आप देते हैं तो इससे आपकी बात जो है वो ज्यादा ठोस मालूम होती है। ऐसा लगता है कि आप जानकारी रखते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपका नॉलेज नहीं है, गहरा ज्ञान। तो तथ्य से अपनी बात प्रमाणित करना ये निबंध पर या किसी भी उत्तर लेखन की जो क्षेत्र होता है उस पर अच्छा प्रभाव डालता है। अब यहाँ आप देखें कि अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया है। राज्य के लिए ही होते हैं DPSP, हालांकि ये भी बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको सुनिश्चित करने का काम तो किया ही है। अब देखें, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति जो है 1996, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, मतलब ये मामला था, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार प्राथमिक कर्तव्य जो अपना निभाएगी वो क्या होगा? लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना। तो ये तो सीधी बात है, कल्याण के लिए जब काम हो रहा है तो कल्याण सुनिश्चित होगा।
और लोगों को, अब देखिए यहाँ पे मुख्य बात कही गई है कि लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, ये सरकार का टारगेट होना चाहिए। और परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 का ये जो वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था कि डॉक्टर चाहे जहां का हो, चाहे वो सरकारी हो या निजी अस्पताल का हो, उसका प्राथमिक कर्तव्य मरीज की सेवा करना है, यदि वो सक्षम है तो। मतलब अगर वो खुद स्वस्थ है, सक्षम है, तो उसका पहला कर्तव्य, कोई भी व्यक्ति उससे अगर मदद मांग रहा है स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो नहीं कह सकता। ठीक है, ये हर मेडिकल जो प्रोफेशन वाले हैं वो जानते भी हैं, और अगर एकदम संग दिल नहीं है, पत्थर दिल नहीं है, तो वो किसी भी असहाय की मदद करने के लिए तैयार भी रहते हैं। अब इसके बाद आप देखें आगे, लोग जो है वो मनुष्य के अधिकार के हकदार हैं। मनुष्य के अधिकार का मतलब यहाँ मानवता के अधिकार से है, और सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाना एक मतलब उसका उत्तरदायित्व है। तो ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो मानवता का हक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इंसानियत के लिए, उसमें स्वास्थ्य आता है, तो उसके लिए इंसान हकदार है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और जो सरकार है उसका ये कर्तव्य बनता है, चूंकि सरकार किस लिए होती है, मतलब जो लोग होते हैं वही चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को वहां तक पहुंचाते हैं ताकि एक शासन की व्यवस्था बनी रहे, मतलब एक जो नेतृत्व है वो बना रहे, और उस नेतृत्व का कर्तव्य होता है कि जिन लोगों ने उसे वोट देकर और अपना जनमत देकर वहां तक पहुंचाया है, वो उस दिशा में, मतलब उनके वेलफेयर की दिशा में काम करे। तो यहाँ वो सरकार का उत्तरदायित्व है। और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच सभी तक हो ताकि सभी लोग इसके उचित लाभ से लाभान्वित हो सके, ये सब चीजें तो अच्छी बातें आप लिख रहे हैं। उसके बाद आम जनता गरीबी की दलदल में पहुंचने से बच सकती है। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर होंगी तो जो अतिरिक्त खर्च हमें करना पड़ रहा है, मतलब दूसरे ढंग के प्रबंधन करने में, अगर हम स्वास्थ्य की जो बेसिक चीजें हैं, मतलब अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाली जो बेसिक चीजें हैं, उस पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो जो बड़ी बड़ी बीमारियों का खतरा है वो अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएंगे, जैसे महामारी ये कोरोना वाली ही फैली, तो इसके पीछे अंततः क्या है, लापरवाही ही तो थी। अगर पहले से ही संक्रमण के प्रति लोग इतने जागरूक रहे होते, सचेत रहे होते, तो आज पूरी दुनिया की ये दशा नहीं हुई होती। लेकिन नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बेसिक जो स्वास्थ्य की शर्तें हैं उनको मानने के लिए तैयार हो जाएं, तो बड़ी बड़ी बीमारियों का जो खर्चा है वो तो ऐसे ही बच जाएगा। और देश की मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की हालत किसी से छिपी नहीं। अब यहाँ तक तो हमने तारीफ की है, यहाँ से थोड़ा सा बुराई कर लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। तो मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली की हालत किसी से छिपी नहीं है। संतोषजनक तो क्या, पर्याप्त भी कहने में संदेह उत्पन्न होता है, संतोषजनक तो नहीं ही है। 15वां वित्त आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था, मतलब यहाँ जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट आप डाल दीजिए, तो उसके हिसाब से चिकित्सा प्रणाली की हालत बद से बदतर है, और यहाँ लगभग 1500 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। यानी मेडिकल स्टाफ की भारी कमी, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, जो उससे नीचे वाले कर्मचारी होते हैं जो कि डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं, उनके बिना डॉक्टर काम नहीं कर सकता है, उनकी भी भारी कमी। अब यहाँ आप देखें कि WHO के मानक के हिसाब से जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 1000 और 1 का होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं। अब अगर बात नर्सों की जाए, वही जो नीचे वाला पैरामेडिकल स्टाफ था उसकी बात करें, तो उनकी हालत और बदतर है। मतलब 670 मरीज पर एक नर्स होनी चाहिए, जो कि मतलब यहाँ पे जो भारतवर्ष का आंकड़ा है उसकी बात की जा रही है कि 670 मरीजों पर एक नर्स है, जबकि मानक क्या है 300 पर 1, और 300 पर 1 वाला जो मानक है वो भी सिर्फ मिनिमम वाला आंकड़ा है। इसके बाद आप देखें कि यहाँ तक अच्छी तरह से कार्यरत, मतलब ये बात देखिए आप, इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि एक अच्छी तरह से कार्यरत सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी गर्भावस्था देखभाल और सीमित चाइल्ड केयर तक ही जो बातें हैं वो सीमित हो जाती हैं। मतलब ज्यादातर जो स्वास्थ्य केंद्र है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर वो बहुत बड़ा जिला अस्पताल नहीं है तो वहां होता क्या है, सिर्फ डिलीवरी वाला काम ही होता है, और जो सामान्य पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाने का काम था ये सब होता है, लेकिन जो बेसिक लेवल की और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका कतई अभाव होता है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर कहा गया कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि पर व्यय लगातार कम हो रहा है, जो कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का करीब 1.3 है। तो ये बजट के हिसाब से आप डाटा डाल लीजिएगा, अब नया वाला बजट आएगा तो उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। OECD के हिसाब से भारत का कुल आउट ऑफ पॉकेट खर्च जो है जीडीपी का लगभग कितना है, 2.3%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, अब यहाँ स्वास्थ्य नीति का उल्लेख करना आवश्यक है। तो स्वास्थ्य नीति की जो परिकल्पना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक वित्त को जीडीपी का कम से कम 2.5% तक बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत बेसिक चीजें होती हैं, तो इन दोनों पे अच्छे खासे खर्च की आवश्यकता है। अब देखिए, इस संबंध में स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करके व्यापक सार्वजनिक कानून संसद के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, और रोग निगरानी संबंधी कार्यों को करने हेतु नामित और स्वायत्त एजेंसी बनाने पर जोर देना चाहिए।
जो गैर स्वास्थ्य संबंधी विभागों की नीतियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव और विचार जानकारी एकत्र करे तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़े का रखरखाव करे ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का प्रवर्तन और संबंधित सूचनाओं का प्रसार जनता तक हो सके। और सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके बाद आप ये लिखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि चुनकर सत्ता में जाकर बैठ जाती हैं, उन्हें भी इस बारे में सचेत होना चाहिए कि जब जो संक्रमण है या बीमारी है एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब जाकर वो सक्रिय होते हैं। जो सचेतता है वो शुरुआत में होनी चाहिए, शुरू में ही किसी बीमारी को रोकने का प्रयास करना चाहिए, तो स्थितियां इतनी बिगड़ेंगी नहीं। और कोरोना उसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके अलावा नागरिकों को भी अपने स्तर पर जो स्वास्थ्य की बेसिक चीजें वो कर सकते हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य का देखरेख कर सकते हैं, उतना उन्हें करना चाहिए। मतलब जितने भी संक्रमण या बीमारियां हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ये सब चीजें। तो ये जितने भी आप सुन रहे हैं ये सब सुझाव हैं जिन्हें कि आप यहाँ अंत में डाल सकते हैं और अपना जो कंक्लूजन है, उपसंहार है, उसको और बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।